नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो है बेनीपुरी ग्रंथावली का चौथा खंड। ये मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं। ये जो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये लेख या एक व्याख्यान है जो उन्होंने दिया था 20 अगस्त 1958 को, जो कि आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित हुआ था। यह मैं इसलिए चुन कर आया हूँ कि इसमें एक संदेश है बच्चों के लिए जो कि उनका जीवन बदल सकता है। तो उनका संदेश ये है, मैं संदेश को भी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं लेख के और कुछ अंश भी पढ़ूँगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या कठिनाइयों का और मुश्किलों का सामना उन्होंने किया था। बच्चों, मेरा स्कूली जीवन बताता है खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, पढ़ाई के साथ चरित्र पर ध्यान रखो, तो फिर लाख लाख विघ्न बाधाएं आएँ तो भी जीवन में सफलता मिलकर रहेगी। तो ये बच्चों के लिए लिखा गया है या जो व्याख्यान दिया गया है तो वो लेख के रूप में छपा है इसमें। तो पहले हम पढ़ लेते हैं उनके स्कूल के जीवन के बारे में और हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं और फिर हम कुछ चर्चा करेंगे इस पर। मेरा स्कूल जीवन। प्यारे बच्चों, एक दिन मैं तुम्हारा ही समान बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, लिखता था, काफ़ी नटखट था, खेलता था, कूदता था। आज भी उन दिनों की याद भाव विभोर कर देती है। जब 4 साल का था माँ मर गई, 9 वर्ष का था तो पिताजी स्वर्ग सिधारे। फलतः मेरी पढ़ाई बहुत देर से शुरू हुई। मुझे याद है जब 16 साल का हो चला था तब कहीं मैं मिडिल पास कर सका था। क ख ग मैंने अपने गांव बेनीपुर से शुरू किया और लोअर प्राइमरी की पढ़ाई अपने ननिहाल बंशी पचड़ा में ख़त्म की। पिताजी के मृत्यु के बाद मैं अपने ननिहाल में ही रहता था। मेरे मामा जी मुझे अपने लड़के की तरह मानते थे और उन्हीं की कृपा से मैं आगे पढ़ सका। लोअर प्राइमरी में जो मेरे शिक्षक थे वह उर्दू फारसी भी कुछ जानते थे। लोअर की पढ़ाई खत्म करके मैं उर्दू फारसी की ओर झुका। साथ ही जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई मेरा नटखटपन दूर होता गया। मैं कुछ धार्मिक प्रकृति का हो गया। उसी समय तुलसीदास के रामायण से मेरा संबंध जुटा और मैं कह सकता हूँ आज मुझ में जो साहित्यिक प्रवृत्ति या योग्यता है उसका प्रधान कारण तुलसीदास जी हैं। उनकी रामायण ही नहीं, पीछे उनकी विनय पत्रिका भी मेरे लिए एक गलहार बन गई। रामायण और विनय के कितने ही पद मुझे कंठस्थ थे और उन्हें गाते और दोहराते हुए मैं थकता नहीं था। इसी समय मेरे मामा जी के दामाद मेरी बहन को बुलाने बंशी पचड़ा आए और वह मुझे स्कूल में अभी पढ़ने के लिए अपने साथ ले गए। यदि उनसे भेंट नहीं होती तो मैं शायद देहात में ही रह गया होता। खूबसूरत नौजवान थे, छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए स्कूल में नाम लिखवाने गए तो यह देखकर कि उनकी उम्र के लोग भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने स्वयं भी पढ़ना शुरू कर दिया और पीछे मुझे भी अपने साथ कर लिया। उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और तब से मुझे अपनी नाव अकेले ही खेना पड़ा। स्कूल में मेधावी और सदाचारी लड़कों में मेरी गिनती होती। मैं वर्ग में सदा प्रथम आता। शिक्षक और साथी सभी मेरे चरित्र की प्रशंसा करते। सिगरेट बीड़ी मैं छूता तक नहीं था, बाल सीधे मुड़वाता था, बाजार की मिठाइयाँ नहीं खाता था, पान से भी परहेज रखता, कुर्ता धोती बस यही मेरी पोशाक थी। न पैर में जूते न सिर पर टोपी। शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझता। धीरे धीरे खेल कूद से मेरी विरक्ति होती गई। अपना सारा समय पढ़ने लिखने में ही लगाता। स्कूली किताबों से ही मेरा संतोष नहीं था। पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं मैं ढूंढ कर पढ़ता। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की संख्या बहुत कम थी, किंतु वहाँ जो थी वे अच्छी चीज़ें ही थीं। आज इनकी संख्या बढ़ गई है तो बहुत सी अंट संट चीज़ें भी बाजार में आ गई हैं जिन्हें पढ़कर लड़के बनने के बनिस्बत बिगड़ते ही हैं। उस समय ऐसी बात नहीं थी, अतः पुस्तकों और पत्रिकाओं ने मुझे योग्यता बढ़ाने में मदद की। मेरी साहित्यिक की योग्यता इतनी अच्छी हो गई थी कि जब मैं मैट्रिक में 3rd क्लास, आज के 9वें क्लास में ही था, तभी हिंदी साहित्य की मध्यमा परीक्षा पास कर विशारद की उपाधि प्राप्त की। मेरे ही साथ कितने बीए के छात्रों ने भी यह परीक्षा दी थी और वे प्रायः मुझसे सहायता लेते थे। अब मैं कुछ अंश छोड़ देता हूँ और आखिरी कुछ पंक्तियों की ओर आता हूँ। किंतु कभी कभी अपनी गरीबी बहुत खलती। वर्ग में प्रथम आने के कारण मेरी फीस तो माफ़ थी। कम खर्च के लिहाज से एक प्राइवेट हॉस्टल की झोपड़ी में रहता था, किंतु यहाँ पर भी समय पर पैसे नहीं देने के कारण कभी कभी सीधा बंद कर दिया जाता था। तब चावल भुनाकर या उसे पानी में भिगोकर फाँकना पड़ता। इतने पर भी पढ़ने की इतनी प्रबल लालसा थी कि जो ही पैसे आए उनसे पत्र पत्रिकाएँ खरीद लेता। याद है जब मैं 10वें वर्ग में था तभी 4.5 रुपये भेजकर एक अंग्रेज़ी पत्रिका का ग्राहक बन गया था। तो इतने अच्छे हिंदी के लेखक हैं पर फिर भी देखिए अंग्रेज़ी पर भी अपनी ध्यान देते थे। आगे पढ़ने के लिए बड़े बड़े अरमान थे। शिक्षक भी मुझे प्रोत्साहित करते, साथियों का भी सम्मान मिलता। सोचता यह बनूंगा वह बनूंगा कि इतने में 1921 का असहयोग आंदोलन आया।
पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से देशभक्ति का बीज हृदय में अंकुर ले चुका था। जब गांधी जी चंपारण आए थे उनके दर्शन भी हो चुके थे। अब क्या था, शिक्षकों के मना करने पर भी उनकी पुकार पर मैंने स्कूल छोड़ दिया और जब एक बार छोड़ा तो फिर लौटकर उसका मुंह नहीं देखा। किंतु अब भी, जबकि जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो चुकी है, अपनी अधूरी पढ़ाई की कसक नहीं भूल पाया। अब आखिरी लाइन जो मैंने पहले भी दोहराई थी, बच्चों मेरा स्कूली जीवन बताता है खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, पढ़ाई के साथ चरित्र पर ध्यान रखो, तो फिर लाख विघ्न बाधाएं आए तो भी जीवन में सफलता मिलकर रहेगी। 3 चीज़ें हैं, खूब पढ़ो, मन से पढ़ो और पढ़ाई के साथ चरित्र पर ध्यान दो। तो आइए इन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आप खूब पढ़ाई कीजिए, जैसा कि इन्होंने बताया, ये रामचरितमानस अपने स्कूली जीवन में ही पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो आप भी ये रामचरितमानस की एक प्रति एक कॉपी रखिए घर में। उसके साथ आप कमेंट्री भी रखिए, यानी टीका भी रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी हिंदी भी सुधरेगी, आपका चरित्र निर्माण भी होगा, आप अपने धर्म के बारे में भी जानेंगे। तो तुलसीदास जी का साहित्य तो उच्च कोटि का साहित्य है। गांधी जी कहते थे कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो भक्ति के ग्रंथ हैं या जो भक्ति का साहित्य है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और तुलसीदास जी भी इतनी अच्छी हिंदी इसीलिए बोलते थे कि वे तुलसीदास जी की रामचरितमानस को खूब पढ़ते थे। तो इसलिए आप भी गांधी जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो ये हैं उनका अनुसरण कीजिए। और स्कूली किताबों के अलावा आप पत्र पत्रिकाएँ भी पढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी मैगज़ीन्स आती हैं, अंग्रेज़ी में आती हैं, हिंदी में आती हैं। आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, अपनी लाइब्रेरी से मंगवा कर पढ़िए, यानी लाइब्रेरी से बोरो कर लीजिए। हो सकता है घर ले जाना अगर अलाउड है आपके स्कूल में तो आप घर ले जाइए और पढ़िए पत्र पत्रिकाएँ। और अच्छी अच्छी किताबें आप लाइब्रेरी से बोरो कीजिए, जैसे कि किताबें विज्ञान के बारे में, किताबें अन्य क्षेत्रों के बारे में, राजनीति के बारे में, आज क्या हो रहा है, आज दुनिया की राजनीति, या अगर राजनीति में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं, गणित के बारे में पढ़ सकते हैं। और अन्य क्षेत्र हैं जो आज की दुनिया में, आप खेल कूद के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं दुनिया के बारे में। आप अपना सामान्य ज्ञान विकसित कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान पर भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ हैं। जीवनी पढ़ सकते हैं आप, महान लोगों की जीवनी पढ़िए, जैसे कि नेहरू जी की मेरी कहानी है, गांधी जी की जीवनी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जीवनी है, और अच्छे अच्छे नेता हैं, लेखक हैं, खिलाड़ी हैं, सेना के जनरल हैं, सरदार हैं, और स्वतंत्रता सेनानी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। आप इन लोगों से प्रेरणा हासिल कीजिए, जीवनी पढ़ा कीजिए। तो कहने का मतलब है आप पढ़ाई केवल किताबों तक मत सीमित कीजिए, अपने पाठ्य पुस्तकों तक जो आपको स्कूल में स्कूल के लिए हैं। स्कूली पुस्तकों के अलावा आप अन्य पत्र पत्रिकाएँ और अन्य अच्छी अच्छी पुस्तकें भी पढ़िए। और कुछ चीज़ें रामवृक्ष बेनीपुरी ने बताई कि आप पढ़ें तो मन लगा कर पढ़ें, केवल पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। जब आप पढ़ें तो पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब पढ़ें तो जो आपको कुछ ऐसी बातें अच्छी लगें या जो लगें कि जो बातें ऐसी लगें जो जीवन बदलने लायक हैं, तो उनको आप एक अलग नोटबुक में लिख सकते हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो आप टाइप कर सकते हैं और बाद में उसको प्रिंट आउट करके आप उसके एक स्पाइरल बाउंड नोटबुक बना सकते हैं, या बस एक शीट पर आप प्रिंट आउट ले लीजिए। जैसे एक जीवनी आपने पढ़ी, आपको कुछ पंक्तियाँ बहुत प्रभावित की, तो आप उन पंक्तियों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या टाइप कर लीजिए कंप्यूटर पर, और बाद में उनका प्रिंट आउट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से वो प्राप्त हो जाए। जब आप फिर से अगर किसी की जीवनी से प्रेरणा लेना चाहें तो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वो जो आपने टाइप किया है उसको पढ़ सकते हैं, या आप किताब पढ़ते वक्त उसको मार्क कर सकते हैं। पर अगर लाइब्रेरी से आप किताब ले रहे हैं तो मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अन्य लोग भी पढ़ेंगे तो पन्नों को ख़राब नहीं करना चाहिए। पर अगर वो आपकी अपनी किताब है तो आप उसमें पेंसिल या पेन से मार्क कर सकते हैं, मार्कर से भी मार्क कर सकते हैं। और जब आप दोबारा उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी पंक्ति आपको प्रभावित की थी। तो ये कुछ तरीके हैं ध्यान से पढ़ने के। और तीसरी बात उन्होंने कही थी, चरित्र पर ध्यान दें। तो ये समय है आपका अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, अच्छी अच्छी बातें सीखने का। तो जैसा मैंने कहा, आप रामचरितमानस पढ़िए या महाभारत पढ़िए। बच्चों के लिए भी आ गई हैं आजकल ऐसी पुस्तकें, अंग्रेज़ी में भी और हिंदी में भी बच्चों के लिए
कुछ ऐसे अंश चुनकर दिए जाते हैं जो कि बच्चों को भी आनंद आता है पढ़ने में, और भाषा भी सरल रखते हैं, सिंपल रखते हैं, ताकि बच्चे भी ऐसे उच्च कोटि के चरित्र निर्माण वाले साहित्य का आनंद लें। स्वामी विवेकानंद का साहित्य आप पढ़ सकते हैं। मैं डीजीपी विक्रम सिंह का एक भाषण सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वे पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। मेरे ख्याल से आखिरी रैंक जो आता था उसमें आखिर नंबर पर इन्हीं का स्थान था। तो इनके पिताजी को लगा कि ये लड़का बिगड़ रहा है, तो उनको राजयोग, जो विवेकानंद की है पुस्तक, राजयोग पुस्तक उनको दी। छोटी सी पुस्तक है, इंग्लिश में भी, अंग्रेज़ी में भी आती है, हिंदी में भी आती है। और जब वो उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया डीजीपी विक्रम सिंह, तो उनका एकदम मन का परिवर्तन हो गया, एकदम जीवन की दिशा बदल गई। और सबसे नीचे का जो रैंक आता था वो बाद में सबसे टॉप पे आ गए, सबसे ऊंचा स्थान पाने लगे पढ़ाई में, रैंक 1 आने लगा, पहले स्थान पर आने लगे वो। तो इसलिए साहित्य का बहुत महत्व होता है। आप अच्छा साहित्य पढ़िए जिससे आपकी मन की दिशा सही जगह जाए और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान से दे सकें। तो आशा है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। और इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि 3 चीज़ें जो उन्होंने बताई रामकृष्ण बेनीपुरी ने, कि बच्चों यानी विद्यार्थियों, विद्यार्थी का अर्थ ही होता है कि जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, जिसका लक्ष्य है विद्या प्राप्त करना। तो बच्चों, खूब पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो और चरित्र पर ध्यान दो। तो ये तीनों बातें आप अगर इनका अनुसरण करेंगे, इनका पालन करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी सफल होगी। धन्यवाद।